चलो फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो और आंसर बताओ। धीरे धीरे पिकअप करते हैं ना, थोड़ा आसान से शुरुआत करते हैं ताकि रवा हो जाओ तुम तब तक। रफ कॉपी निकाल लो, ठीक है। चलो, ए प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, बी डी क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस है ना, सही है। बी ई क्या है, फ्रैक्चर स्ट्रेस। ए क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, और बी क्या है, यील्ड स्ट्रेस है ना। अच्छा, मुझे एक चीज यहां ये जानना है, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूं, दो यील्ड पॉइंट होते हैं, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है ना। जब हम यील्ड स्ट्रेस लिखते हैं, यील्ड स्ट्रेस लिखते हैं, ठीक है ना, तो कौन से के करस्पॉन्डिंग लिखते हैं, अपर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग या लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग हम यील्ड स्ट्रेस लिखते हैं। अपर वाले या लोअर वाले। लोअर वाला ना, ठीक है। चलो थोड़ा मिक्स टाइप का करेंगे, थ्योरी न्यूमेरिकल, थ्योरी न्यूमेरिकल। अभी इसके थ्रू देखो, आपका एक बार ये रिवाइज हो गया होगा कि सारे पॉइंट्स स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे क्या होते हैं, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल इलास्टिक पॉइंट इसमें एक नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, अल्टीमेट स्ट्रेस, फ्रैक्चर स्ट्रेस, ठीक है ना। चलो अभी एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाना है इसका। आपको इंटरनल फोर्स बनाना, मतलब कहने का मैंने बताया था ना, AFD बनाना है, एक्सियल फोर्स डायग्राम। गुड मॉर्निंग सूर्यांश, सो के जाग गए ना। AFD बनाना है इसका आपको। सबको ग्रुप में लिख दो, क्लास स्टार्ट हो गया है, लेट ना हो, जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, लेट ना हो। डन। देखो AFD बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, यहां पे कट सेक्शन पे देखो, ठीक है ना, कट सेक्शन पे देखो, ठीक है। ये कट सेक्शन की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसको नेगेटिव ले लो। कट सेक्शन की तरफ तरफ आ रहा है तो इसको नेगेटिव ले लिया। जब ये नेगेटिव ले लिया तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अभी AFD बना लो इसका। देखो चालू का ई पॉइंट पे क्या है, ई पॉइंट पे है 700 नीचे की तरफ, ठीक है, 700, ठीक है। फिर डी पॉइंट पे क्या है, डी पॉइंट पे देखो प्लस 400 जुड़ जाएगा इसमें, तो ये 700 है यहां तक, और यहां प्लस 400 जुड़ जाएगा, ठीक है ना, तो 300 बचेगा। ये 700 न्यूटन आ गया, और ये तुम्हारा 300, ये इसके बाद सी तक 300 न्यूटन रहेगा। फिर ये निगेटिव है, फिर जुड़ जाएगा, तो 500 न्यूटन हो गया, तो बी तक 500 न्यूटन चलेगा, ठीक है। बी पे फिर 100 पॉजिटिव है, तो ये ऊपर को जाएगा हल्का, और यहां तक 400 चलेगा। और ये देखो ये क्लोज होना चाहिए, तो आप देखोगे यहां पे रिएक्शन 400 का आएगा, पॉजिटिव रिएक्शन ए पे 400 आएगा, नहीं तो आप निकाल के देख लो 700, ठीक है। नेट फोर्स किधर को आएगा, इधर को, तो रिएक्शन क्या आएगा इस पे, इधर को, देख लो। ये 700 है ना, 700, 200, 900, और 900 में से 500, तो 400 का रिएक्शन आएगा ना, तो इसको क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 400 न्यूटन। तो ये समझ में आ गया AB पोर्शन में कितना फोर्स है। अच्छा CD पोर्शन में कितना फोर्स है, CD में कितना फोर्स है, CD में कितना फोर्स है, CD में CD में कितना फोर्स है, 300। निगेटिव पॉजिटिव,
ये निगेटिव है नीचे। मैं अब तुमसे ये पूछ रहा हूं FCD कितना है, तो क्या बताओगे? AFD देख के बताओ जरा, FCD कितना है? FCD कितना है? साइन के साथ नेगेटिव मतलब कंप्रेसिव, -300 विच मीन्स 300 कंप्रेसिव, 300 न्यूटन कंप्रेसिव, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं पूछूं AB में कितना फोर्स है तो क्या बताओगे? AB में फोर्स पूछ लूं तो कितना बताओगे? AB में कितना न्यूटन का फोर्स है? पूरे बार के प्रॉब्लम में AFD ही मेन होता है। 400 न्यूटन -400, या इसको क्या लिख सकते हो, 400 न्यूटन का कंप्रेशन, ठीक है। सेकंड का है AFD, बना लोगे या मैं बना के बताऊं? आई थिंक ये तुम्हें खुद बनाना चाहिए ना, ये खुद बना के ट्राई करना। बना लोगे ना ये? एक तो खुद बनाओगे ना, सेम प्रोसेस है बिल्कुल सेम, इसमें तो रिएक्शन भी नहीं आएगी। देखो यहां से चालू कर लो, अब देखो ये क्रॉस सेक्शन की तरफ है तो इसको नेगेटिव मान लो, तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसका उल्टा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव फिर रहेगा, और यहाँ एक रिएक्शन आएगा वो भी पता लग जाएगा। तो अब ये देखो नेगेटिव है, तो यहाँ से ये मान लो ये तुम्हारा यहाँ दिखाना है मुझे, तो ए पे क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव कितना? 600 कांस्टेंट रहेगा। अब देखो पॉजिटिव में जुड़ जाएगा 400, तो +200, फिर ये नेगेटिव तो -500। देखो जो यहाँ पे रिएक्शन है +500 का आ रहा है, तो ये 600 है न्यूटन, माइनस में ये 200 न्यूटन है, ये 500 न्यूटन। देखो रिएक्शन 500 न्यूटन का आ रहा है क्योंकि नेगेटिव 500 न्यूटन चल रहा है, इसको क्लोज करने के लिए पॉजिटिव 500 न्यूटन चाहिए विच इज इन दिस डायरेक्शन, इधर को। तो रिएक्शन देखो 500 न्यूटन का है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो AFD बना के आप निकाल सकते हो कि डिफरेंट पार्ट में आपका क्या क्या फोर्सेस हैं, है ना, अलग अलग फोर्स। तो नेगेटिव दिखा रहा है कि AB BC CD सारे पोर्शन में कंप्रेशन है, और कितना कितना वैल्यू है ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो चलो क्विकली आंसर दो। सिग्मा इंटू ई, इसका जो इनिशियल पार्ट का स्लोप है वही, तो इसका जो इनिशियल पार्ट का स्लोप है वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? इट इज द इनिशियल स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, यही है ना। ये कम होता है ना, जनरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होता है। नहीं, स्ट्रेन का यूनिट थोड़ी ना होता, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होता है? ये पास्कल, मेगा पास्कल, है ना, गीगा पास्कल ऐसे बताते हैं ना। तो इट हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का यूनिट होता है इसका। For most grade of the steel, modulus of elasticity is same. That is true. तो right answer is A, B and D. चलो क्या होगा? ABC। ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन और गेज लेंथ पे ड्रॉ किया जाता है ना, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे ड्रॉ किया जाता है ना।
ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग सिंस इट प्रोवाइड्स अ मीन फॉर ऑब्टेनिंग डाटा, है ना। जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो मटेरियल के फिजिकल साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता ना, इसीलिए तो स्पेसिमेन बनाया है। मटेरियल के साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता। 4 डिस्टिंक्ट रीजन है। ये जो पूरा बिहेवियर है आपका, इलास्टिक बिहेवियर, यील्डिंग, स्ट्रेन, हार्डनिंग, नेकिंग, ये माइल्ड स्टील में ही दिखता है कि सबके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में दिखता है? एल्यूमिनियम में दिखता है ये चारों रीजन आपको एल्यूमिनियम के में दिखते हैं, मैग्नीशियम में दिखते हैं, कॉपर में दिखते हैं। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर में ये चारों डिस्टिंक्ट रीजन दिखते हैं। नहीं, यील्ड पॉइंट कैसे नहीं है? चलो आगे बढ़ो। चलो अर्धशतक मार दिया हम लोगों ने। जिन लोग अभी नए आए हैं, सेशन लाइक नहीं किए हैं, खटाखट लाइक करें और बल्ला उठा के अर्धशतक होने का अभिवादन स्वीकार करें। ठीक है, जल्दी जल्दी चालू हो जाओ। देखो यहाँ भी वही है, ये क्रॉस सेक्शन मार दो यहाँ पे। तो मुझे ये बताओ, ये 800 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? अगेन एएफडी बनाना है आपको बस। एएफडी का मतलब समझते हो ना? एएफडी क्या होता है? समझते हो कि नहीं समझते हो एएफडी क्या होता है? अनन्या भी आई है बहुत दिनों बाद। अच्छा, एक्सियल फोर्स डायग्राम, हाँ ठीक है। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। तो जब फोर्स लिखोगे बेटा तो ये 800 पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लूँ तो ये सारे फोर्स पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे? ये तो पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्रॉस सेक्शन तुमने मारा, क्रॉस सेक्शन से दूर जा रहा है। अब ये सारे पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे? निगेटिव होंगे। तो ये क्या होगा? -100। और अगर x पे क्रॉस सेक्शन है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, तो 100x हो जाएगा। ठीक है, सारे सही हैं, सारे सही हैं। अच्छा, क्या तुम्हें ये चीज पता है कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, ठीक है ना, ये मेरा फ्रैक्चर पॉइंट है। तो क्या तुम्हें पता है इसका एरिया को क्या कहते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट तक और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक, इस एरिया को क्या बोलते हैं? पहली बात तो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? अरे मुझे टेक्निकल टर्म बताओ उसके लिए। स्ट्रेस एरिया ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स व्हाट? नॉट टफनेस भाई, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। स्ट्रेन एनर्जी नहीं, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। जो एरिया ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है ना, अभी ध्यान से देखो, रिकॉल करो इसको। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, स्ट्रेन एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी में क्या फर्क है?
स्ट्रेन एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी में क्या फर्क है? स्ट्रेन एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी में क्या फर्क है? जो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी है दैट इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी कहां तक नापा जाए? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक, ठीक है ना। तो ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है, सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है दैट इज स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, अगर फ्रैक्चर टफ नापा जाए तो टफनेस है, ये भी सही है, ठीक है ना। अच्छा, एरिया जो कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया हैव टू फ्रैक्चर स्ट्रेस दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ टफनेस, सही है, ठीक है, क्योंकि एरिया क्या है? स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी है ना, फ्रैक्चर स्ट्रेस, तो वही तो बात तो हुआ, चारों सही है ना। ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट और कोई इनकरेक्ट है? ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। डक्टाइल मटेरियल में होता है, ब्रिटल में नहीं होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रहता है, इससे यील्ड पॉइंट बढ़ जाता है, डक्टिलिटी कम होता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझा देना चाहता हूँ इसी पॉइंट पे ही, इस चीज़ को मैं यही इसी समय ही समझा देना चाहता हूँ आपको, और वो ये है कि देखो क्या है, लोडिंग अनलोडिंग पढ़ा है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में लोडिंग अनलोडिंग पढ़ा है ना। ठीक है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, मान लो, है ना, लोडिंग अनलोडिंग पढ़ा है। अब देखो, अगर मैं यहां से जाके अनलोडिंग करता हूं, ठीक है, तो यहां पे जाके मान लो ये स्ट्रेन है, ये आपका टोटल स्ट्रेन है, और यहां से अनलोडिंग करता हूं, तो ये जो इनिशियली स्ट्रेट लाइन है इसी के पैरेलल तो अनलोडिंग करवाएगा, अनलोडिंग कर तो इसी के पैरेलल आएगा ना, ये दो लाइन पैरेलल होंगी ना, तो ये इतना स्ट्रेन अभी भी बचा, ये परमानेंट स्ट्रेन हो गया, इतना पार्ट रिकवर हो गया। तो देखो ये पाथ ऑफ अनलोडिंग है, अगर यहां से स्पेसिमेन को अनलोड करोगे वो इस पाथ पे आएगा, सो दिस इज पाथ ऑफ अनलोडिंग, है ना। अब यहां से फिर से रीलोडिंग करो, इफ यू विल डू रीलोडिंग तो ये इसी पाथ पे जाएगा ना, इसी पाथ पे जाएगा, और फिर यहां से इस पाथ को फॉलो करेगा। अब ध्यान से देखना, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल है, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल है, तो जब स्लोप इक्वल है तो ई रिमेन सेम, ई रिमेन सेम ना, ई क्या होगा? सेम हो जाएगा, ई रिमेन सेम। लेकिन यील्ड पॉइंट पहले यहां पे था, मान लो ये था, अब ये हो गया, यील्ड पॉइंट बढ़ गया ना, यील्ड पॉइंट बढ़ गया ना। ठीक है, तो यील्ड, अच्छा, स्ट्रेन हार्डनिंग से ये पॉइंट समझ में आ गया ना, ई रिमेन सेम, सी समझ में आ गया कि नहीं आया? सी पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, तो यील्ड पॉइंट बढ़ गया लेकिन डक्टिलिटी कम हो गया, पहले यहां से लेके यहां तक जाता ये, तो इसका स्ट्रेन ये होता, लेकिन अब यहां से लेके यहां तक जाएगा, तो देखो इतना ही एरिया, इतना ही तो स्ट्रेन अब कवर करेगा ये, तो डक्टिलिटी कम होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग से ई सेम रहता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग ई रिमेन सेम, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग आपका यील्ड पॉइंट इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग आपका डक्टिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। चलो
ये लोड आप ध्यान से देखोगे तो जो AB है, AB है ना, तो एक यहां से आएगा फोर्स FAD और दूसरा इसका जो रिएक्शन अपवर्ड लगेगा FBC, है कि नहीं? है ऐसा कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान से देखना, 16 किलो न्यूटन यहां पे लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? देखो ये बोला गया है रिजिड बीम है जो सपोर्ट कर रहा है इतने लोड को, डिटरमिन द, तो ये जो है ये आपका रिजिड नहीं है, बीम रिजिड है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया आई थिंक। बीम इज रिजिड नॉट सपोर्ट्स, सपोर्ट्स आर डिफॉर्मेबल। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, तो इक्विलिब्रियम अप्लाई करोगे तो कैन आई राइट FAD प्लस FBC टू बी इक्वल टू 60 किलो न्यूटन? यस और नो? अच्छा, मूवमेंट भी तो बैलेंस रहेगा। ठीक है, मूवमेंट भी तो बैलेंस होगा। टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, ठीक है ना? मूवमेंट अबाउट पॉइंट A तो कितना आएगा? 60 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू FBC इंटू 6। तो FBC कितना आएगा? यहां से आपका FBC आ जाएगा कितने न्यूटन? ये आ जाएगा 20 किलो न्यूटन। ये 20 आ जाएगा तो ये 40 आ जाएगा ना। अच्छा, किसमें पूछा है? तो इस ये देखो नीचे कंप्रेस होगा, कितना नीचे कंप्रेस होगा ये? अगर आपका FBC फोर्स है तो नीचे कितना कंप्रेस होने वाला है? तो डिफ्लेक्शन क्या होता है? PL/AE होता है ना। यहां से निकाल लो। है ना? कितना आएगा? 0.5 mm। एरिया दिया है, ई दिया है, पॉइंट 5 mm ना। चलो, रॉड हॉरिजॉन्टली रहेगा, कोई भी दो पॉइंट शिफ्ट कर दो, तीसरा कोई कंस्ट्रेंट थोड़ी ना है भाई। इन दो पॉइंट को कहीं भी ले जाओ स्ट्रेट लाइन, ये तो स्ट्रेट ही रहेगा ना। ऐसे ये ऐसे आ जाएगा, ये देखो यहां आ जाएगा और ये नीचे कंप्रेस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये बीम AB जो है, अब AB नया AB ऐसे रहेगा। तीसरा होता तब वो स्ट्रेट वाला कंस्ट्रेंट यूज करते, जो तुम बोल रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पे एक और सपोर्ट लगा दूं तब ये इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम बन जाएगा। ये डिटर्मिनेट प्रॉब्लम है ना। रिजिड बार वाला कंस्टेंट कब यूज करोगे? जब स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम होगा। ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट प्रॉब्लम है, इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम है? ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम है कि डिटर्मिनेट प्रॉब्लम है? ये कैसा प्रॉब्लम है? इज इट स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट? डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट? डिटर्मिनेट है ये।
इनडिटर्मिनेट होते तो वो रिजिड बार वाला इक्वेशन लगाते। जब स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम होती है तो अलोंग विद द इक्विलिब्रियम इक्वेशन वी यूज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ऑल्सो। सो यू आर टॉकिंग अबाउट कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। You are talking about compatibility equation. ठीक है ना? चलो, क्या ABD path of unloading is parallel to initial part of the stress system, अभी मैंने बताया था। The strain remains in the material after complete load being removed is known as permanent set। वही परमानेंट स्ट्रेन या परमानेंट सेट सेम चीज है। परमानेंट सेट या परमानेंट स्ट्रेन जो है वो सेम चीज है। ठीक है, इलास्टिक रिकवरी तो उसको नहीं बोलते हैं, वो सेम पाथ ही फॉलो। देखो इस कर्व को देख लो तो तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएगा। जब अब रीलोड अनलोडिंग किया फिर रीलोडिंग का पाथ यही होगा ना, रीलोडिंग का भी पाथ ये सेम होगा ना। कहां तक? सब्सिक्वेंट यील्डिंग तक। ठीक है, तो ए बी एंड डी इज करेक्ट। चलो चलो इसका E200 गीगा पास्कल लेके कैलकुलेशन करना है। देखो यहां पे पहले AFD बनाओ, सबसे पहले AFD बनाओ। ये क्रॉस सेक्शन है तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव? ये क्रॉस सेक्शन 40 किलो न्यूटन पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्या है भैया ये? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है ना। तो भैया ये दोनों नेगेटिव होने वाले हैं। ठीक, दोनों नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, मैं AFD बना देता हूं उसका। ठीक, 40 है ना, फिर -60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, क्या मैं कह सकता हूं AB पोर्शन में जो फोर्स है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया ध्यान से देख लेना। क्या तुम्हें इतना समझ में आ रहा है कि AB पोर्शन में कंप्रेशन है? अरे -60 किलो न्यूटन का, और BC पोर्शन में आप, अरे ये हो क्या रहा है? $40 किलो न्यूटन टेंशन। ठीक है ना। अब क्या करोगे? देखो ये कंप्रेस होगा, ठीक, और ये एलोंगेट होगा। तो ये देखो इधर को आ रहा है तो मैं, ये कंप्रेशन है तो नेगेटिव लूंगा, और ये एलोंगेट होगा तो मुझे C देखना है। C यहां से राइट गया तो पॉजिटिव, और यहां से लेफ्ट आया तो नेगेटिव। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, तो मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ
मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही चाहिए ना। मुझे देखना है सी विद रिस्पेक्ट टू ए के, इसके रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। सी ए के रिस्पेक्ट में कितना जाएगा, तो देखो पहले आपको देखना पड़ेगा सी बी के रिस्पेक्ट में कितना जाएगा और फिर बी ए के रिस्पेक्ट में कितना जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ये? अच्छा, सी बी के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा, सी बी के रिस्पेक्ट में देखो लेंथ दिया है सी, ये सी है, ये बी है, ये ए है, तो सी बी के रिस्पेक्ट में कितना जाएगा 40 और 400 mm, तो 40 पी एल, एल कितना है 400 mm बाई ए ई, प्लस बी के कितना जाएगा भैया, ये माइनस लेना, -60, क्योंकि ये कॉम्प्रेस होगा तो डायरेक्शन अपोजिट होगा। ए लेंथ कितना है 600 mm, यही आएगा। अरे कितना है, कितने mm आएगा, हाँ 50-50 100 लिए हैं, कितना आएगा माइनस, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा इसका ई बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट। क्या हो रहा है यार इसमें, दोनों में 12 एज वेल एज 13, देखो ये अगर मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं, ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन लेता हूं, है ना, तो इस क्रॉस सेक्शन से दूर फोर्स होगा पॉजिटिव, ठीक है, दूर इधर को, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये सारे फोर्स क्या है, पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पे एक क्रॉस सेक्शन सेट कर लूं, मान लो x है, x ये यहां से x डिस्टेंस है, अब ये कितना फोर्स होगा यहाँ पे, इस व्हाट विल बी द एक्सियल फोर्स एट x, इट इज हाउ मच 30 into x, यही होगा ना, this is a force. Now see how we write elongation, we can write delta A as, अगर कांस्टेंट होता तो PL by AE, but now P is variable, P is not constant, so how I can write, for first we will try to find out the small deflection. What is that small deflection? You take any segment dx, right,
So P of x, right? This length is dx. So instead of L we will have dx. Area and E is constant, right? Now we can integrate it. टोटल एलोंगेशन क्या आएगा? क्या कर रहा है ये? इंटीग्रेट करके बताओ कितना आएगा। उसको न्यूटन में बदल दिया है ना मैंने, आई हैव कन्वर्टेड इट टू न्यूटन, तो तुम्हें सब न्यूटन में रखना है। चलो नेक्स्ट करो। जेठालाल, अगेन यहां पे सेक्शन मारो, तो ये सारे सेक्शन से दूर पॉजिटिव, ठीक है। ये सेक्शन मान लो एक सेक्शन से कोई भी सेक्शन, तो ये सारे लोड पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? ये सारे लोड पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? ये सारे लोड पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? है ना। अच्छा देखो, यहां पे एक सेक्शन लूंगा x जो कि a से x दूरी पे है। मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हारा लोड कितना होगा? अगर ये यहाँ पे 0 है और ये यहाँ पे 45 है इतने पे, तो ये बीच में यहाँ पे कितने किलो न्यूटन पर मीटर होगा? क्या ये 45 बाई 0.9 इंटू एक्स इतने किलो न्यूटन मीटर होगा? सिमिलर ट्रायंगल लगा के निकाल लो, सिमिलर ट्रायंगल लगा के निकाल लो। देखो ये x क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई ये x है, ये कितना है? 0.9। ठीक है, और ये कितना है? ये साइड ये x है, तो ये हाइट आपको निकालना, लेट से y रख देता हूं उसका नाम, और डिवाइडेड बाई 45 ये रहेगा। तो y जो आप निकालना चाहते हो, y क्या होगा? दैट विल बी 45 बाई 0.9 2x। ठीक है ना। तो भैया इसका एरिया ही तो लिखेंगे। यहां तक लोड क्या होगा? P ऑफ x क्या होने वाला है? व्हाट इज P ऑफ x? एरिया 1/2 यार, बेस इज x इंटू हाइट 45 बाई 0.9 इंटू x। यही होगा ना। जरा सॉल्व करके बताओ P ऑफ x कितना है। और जैसे आपको P ऑफ x पता लग गया, व्हेन यू नो P ऑफ x,
जब आपको पी ऑफ एक्स पता लग गया कितना आया, क्या कर रहा है यार, इसको उठा के पटक दूंगा मैं। पी ऑफ एक्स आपको पता लग गया तो आप डेल्टा कैसे निकालोगे? हद है यार। इंटीग्रेशन 0 टू L पी ऑफ एक्स, अरे कितना है? 0.264। ठीक। कंक्रीट इज क्लासिफाइड एज अ ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। हाई कार्बन कंटेंट पे स्टील ब्रिटल हो जाता है ना। है ना, वेल डिफाइंड फ्रैक्चर स्ट्रेस तो है। फ्रैक्चर स्ट्रेस नहीं होता इसका? ब्रिटल मटेरियल का फ्रैक्चर स्ट्रेस नहीं होता क्या? बताओ। ठीक है, माइल्ड स्टील ब्रिटल थोड़ी ना। पीछे हमने क्या ना, माइल्ड स्टील ब्रिटल थोड़ी ना। इसको चेक करके बताओ। ठीक है, चलो ये करो। ये सारा पॉजिटिव है ना, तो देखो पहले P एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ेगा। P एज अ फंक्शन ऑफ x क्या आएगा? देखो मान लो यहां तक मैं ले लूं, ये x है, ठीक। तो P ऑफ x क्या होगा? यहां तक सारा लोड जोड़ दो और सारा लोड पॉजिटिव होगा, तो P ऑफ x क्या होगा आपका? 500 भाग होगा 500 x टू द पावर 1/3। क्या करना चाह रहे हो भाई?
कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा अब इनका? यही तो होगा P ऑफ x। करेंगे इसको कूट कूट के ठीक करेंगे। कितना आएगा बताओ? ये आएगा ना? $375। $500 ही है ना? अच्छा 3/4। मार खाएगा मुझसे और कुछ नहीं। ठीक है, तो डेल्टा क्या आ जाएगा? 0 to L px क्लास नहीं चल रही तो इसको उखाड़ कर फेंक देता मैं तुम्हारे लिए। कितना आया? कितना है? $204 है, 23 है। ये इतना अलग क्यों आ रहा है? नहीं भैया, px भैया ये लोड क्या होता है? यहाँ px क्या है? ये इंटेंसिटी नहीं है, किसी क्रॉस सेक्शन पे कितना लोड है ये दिखाता है। ये ध्यान से सुन लो, यहाँ एक बहुत पूरा सीधा ये क्यों नहीं रख दिया px की जगह? भैया px क्या है? किसी क्रॉस सेक्शन पे कितना लोड है, ठीक है ना? किसी क्रॉस सेक्शन पे कितना लोड है, उस क्रॉस सेक्शन पे।
तो इस क्रॉस सेक्शन पे लोड क्या होगा, इधर वाले सारे फोर्सेस का सम। यहां पे एएफडी बनाओ, इसका एएफडी कैसे बनेगा, इसका एएफडी बनाओ। इसका एएफडी कैसे बनेगा, इससे पहले इधर वाले सारे फोर्सेस का सम। तो इसका ये होगा तुम्हारा ये पीएक्स। स्लाइड शो का ऑप्शन कहाँ पे, बोलो इसमें कहाँ पे। ये 2-3 क्यों आ रहा है फिर, व्यू ये और कुछ चेंज करना है, इससे चेंज हो जाएगा। डेल्टा का वैल्यू तुम लोग पहले बताओ, मैं बताऊं, नहीं तो आंसर चेक कर लेते हैं। तुम लोग ससुरे अंट संट बताते रहते हो। झंझट ही है ससुरा इन लोगों का, सबसे बढ़िया चौक एंड डस्टर वाला है, ना कोई दिक्कत। कितना आंसर है, 2-3 है। ये अलग अलग क्यों आ रहा है, चलो अभी मैं चेक करता हूँ, अभी वेरीफाई कर लेना, तब तक अगला करो। 1/3 तो है, 1/3 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा, 4/3 तो होगा, और नीचे जाएगा 4/3 तो उल्टा 3/4 तो होगा। कितना, इसमें क्या दिक्कत है, ABC। चलो अभी मैं चेक कर लेता हूँ। फाइनल आंसर कितना है, पीएक्स सही निकाला है ना, पीएक्स तक सही है। ये पीएक्स यहां रखा है ना, इससे कितना आ रहा है, लेंथ कितना है तुम्हारा, 2 मीटर। इससे कितना आ रहा है, ठीक है।
इसका क्या है? सही तो है। डी क्या है? व्हेन लार्ज डिफॉर्मेशन अकर इन डक्टाइल मटेरियल लोडेड इनटू प्लास्टिक रीजन, मटेरियल इज सेड टू बी अंडरगो प्लास्टिक फ्लो। सही तो है, क्या दिक्कत है? सही है ना? यहां एरिया भी वेरिएबल है। ये होगा, जो कुछ भी वेरिएबल हो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ई को भी एक्स का फंक्शन बना लो अगर आप चाहते हो तो। अब यहां पे क्या, लोड देखो कांस्टेंट है, लोड इज थ्रू आउट कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो पी कांस्टेंट हो जाएगा। एरिया वेरिएबल है, तो एरिया को एक्स का फंक्शन बनाना पड़ेगा। पहले आर को बनाओ, देखो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे ना। ठीक, ई कांस्टेंट है, और ये एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई L इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद बताओ क्या आएगा। अभी जब ब्रेक देंगे तो उसमें ऑन करेंगे। तो देखो क्या बाहर कांस्टेंट आएगा, P क्या वैल्यू आएगा बता दो। और क्या, जो आदमी जीवन सुकून से जी ना सके उसे रेस्ट इन पीस ही कर देना चाहिए ना।
जब आपको मौका मिला है कि आप आश्रम के बच्चों की सेवा करें तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? यही रहेगा ना? ठीक है, चलो। तो एनआइसोट्रॉपिक बोलते हैं ना, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट ऑल पॉइंट्स, तो ये भी सही है। ए बी सी ना, ये तो गलत है, ये सही है ना? चलो ये करो पहले। इलास्टिक नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। देखो ये बाई लीनियर है, ध्यान से देखो, ये बाई लीनियर है, ठीक है ना? तो एक बाई लीनियर वाला कहीं है, तो आपका फर्स्ट मैच करेगा डी से, ठीक है ना? अच्छा, ये लीनियर इलास्टिक है और नॉन लीनियर है आपका प्लास्टिक रीजन में। ये लीनियरली इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक है। जनरलाइज नॉन लीनियर कौन सा? ये देखो पूरा ही नॉन लीनियर है, ये पूरा ही नॉन लीनियर है फोर्थ, तो ये जनरलाइज नॉन लीनियर हो गया ना, जनरलाइज नॉन लीनियर हो गया ना ये, और ये डी हो गया, है ना? ये क्या हो गया? अच्छा, इलास्टिक नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो इलास्टिक और नॉन लीनियर ये हो गया ना थर्ड, ये हो गया। और इलास्टोप्लास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टिक है फिर परफेक्टली प्लास्टिक है, तो ये सी हो गया। कौन सा में बन रहा है? कौन सा बन रहा है?
डी के साथ 1, सी के साथ 3rd, सी ना, चलो इसको कर सकते हो। अब देखो यहां क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ रहा है कि लोड कांस्टेंट है हर जगह, ये जो बार है इसमें हर जगह लोड कांस्टेंट है, ये समझ में आ रहा है तुम्हें? लोड कांस्टेंट है ना। देखो ये जनरलाइज फॉर्मूला है, बिल्कुल जनरलाइज है ये वाला। इससे जनरलाइज कोई फॉर्मूला नहीं है। तो लिटरली इरिटेटिंग हो रहा है अभी ये। अब आप इसमें देख लो क्या क्या कांस्टेंट है। तो देखो एक तो ई कांस्टेंट और लोड कांस्टेंट है, तो P बाई ई तो आपका आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। वेरिएबल है सिर्फ एरिया, तो 0 to L dx अच्छा एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये देखो ये हो जाएगा तुम्हारा। आर स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको इंटीग्रेट करो, देखो क्या आएगा। एरिया पाई आर स्क्वायर है ना। आ गया सेम, ये आया नहीं आया? आया ना। पॉइसन रेशियो दोनों सेम होता है ना। पॉइसन रेशियो इज एज्यूम टू बी सेम इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन। कंप्रेशन हो टेंशन हो, ये तो आपका लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है ना। क्लास खत्म होने के बाद सारे सही हैं, ऑल 4 आर करेक्ट। उम्मीद है देखो मैच द वो वाला है, तो मैं अगेन वही अल्टीमेट इक्वेशन 0 लोड इज कांस्टेंट dx, एरिया क्या होगा, देखो थिकनेस कांस्टेंट है और ये तुम्हारा d वेरिएबल है, तो dx पहले लिखना पड़ेगा इनटू थिकनेस कांस्टेंट है और e तो कांस्टेंट है ही। dx लिख लो, कैसे लिखोगे देखो, कैसे लिखोगे dx, ये आपका होगा अगर इधर से x मानो तो d1 प्लस d2 माइनस d1 बाई l इंटू एक्स, ठीक है ना। ये होगा, पुट कर दो उसमें, इंटीग्रेट कर लो, ये वाला ये आएगा।
हाँ लीनियरली वेरी करेगा एकदम। अरे पवित्र तो एकदम चीता हो गया यार। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब होता है ना, जब भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो ये एज अ फैक्ट आपको याद रखना है कि फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस न्यू का जो वैल्यू होता है दैट इज 0.5। ठीक है ना। वॉल्यूम चेंज होना बंद हो जाता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में वॉल्यूम चेंज होता है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो अपर लिमिट आ जाएगा। ठीक है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए 0.5 होता है एंड देन रबर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 0.5 होता है। कॉर्क के लिए 0 होता है। मेटल्स के लिए 0.25 टू 0.35 के बीच में होता है। ये सब चीजें याद रखना, कभी कभी एक नंबर में पूछ सकता है। ठीक है ना। तो ये जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि आप ये इनको रिकॉल कर लो। ये एक नंबर में कोई चीज एक चीज टपका देगा। चलो ब्रास का कोर है, तो जो 45 किलो न्यूटन है जो ब्रास का कोर है और जो एल्युमिनियम का आउटर साइड है, दोनों मिलके 45 किलो न्यूटन झेलेगा। दोनों मिलके 45 किलो न्यूटन झेलेगा। क्या ये बात सच है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा अब देखो, ये तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन खत्म हो गया। ये कहां से आया? ये कहां से आया? इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन द वाई डायरेक्शन। ये आया इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन द वाई डायरेक्शन। सम ऑफ फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। यहां से आएगा। ठीक है। अब देखो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है। जब कंप्रेस होगा तो मैं ये मान रहा हूं जितना कंप्रेशन आपका ब्रास में होगा उतना ही एल्यूमिनियम में होगा। जितना ब्रास में होगा उतना ही एल्यूमिनियम में होगा। तो एक इक्वेशन ये क्या हो गया तुम्हारा? दिस इज योर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। क्या है ये भैया? ये आपकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। दिस इज योर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है। हाँ कंप्रेशन। ठीक है। अब कंप्रेशन क्या होगा जरा देख लो। जितना ब्रास में उतना ही एल्यूमिनियम में। तो ये क्या होगा? PL बाई ए ही होता है ना। तो ब्रास में कितना फोर्स आएगा? P। है ना। लेंथ सेम है। एरिया ऑफ ब्रास और यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास। ठीक है ना। एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। सो L विल बी कैंसल्ड आउट। ठीक है। यहां से PB और P एल्यूमिनियम का रेशियो निकाल लो, विच विल बी इक्वल टू AB बाई A एल्यूमिनियम इंटू EB बाई E एल्यूमिनियम। ठीक। यहां से PB बाई PL का रेशियो बताओ। अरे यार अब कितना आएगा? देन दिस इज वन इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यू कैन सॉल्व बोथ
simultaneously from equation 1 and 2. I can find out the force by brass and force by aluminum. कितना है अलग अलग? And once you know the load, you can find out the stress. एल्यूमिनियम में है 5.09, और ब्रास में ना, अरे सॉरी 37.64। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये कौन सा प्रॉब्लम था? स्टैटिकली डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। वॉज दिस स्टैटिकली डिटर्मिनेट प्रॉब्लम और इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम? हाँ, एवरेज ही है। इनडिटर्मिनेट। चलो देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,77 होगा? और ये क्या होगा? 0 होगा। तो इसका स्लोप ही तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो भैया स्लोप, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? स्लोप। और वो क्या होगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, वही होगा ना? तो E क्या आएगा बताओ जरा? इस इनिशियल पार्ट का स्लोप ही तो होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। — 38.5 ना? सो ए ऑप्शन इज राइट, इसको इग्नोर कर दो। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ये क्या होगा?
मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस यहाँ तक का एरिया होगा, ये ट्रायंगल का एरिया है ना। ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 1/2 बेस विच इज 2 इन बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यही आएगा ना। और ये एमपीए है तो मेगा जूल पर मीटर क्यूब आएगा। ठीक, टफनेस इसमें और जोड़ दो, ये ट्रेपीजियम का एरिया और जोड़ दो, टफनेस टोटल आएगा ना। ये तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। देखो इसका स्लोप निकाल लो, इस लाइन का स्लोप ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसको आप एमपीए में लिखना चाहो तो ये 10⁻³ लिख सकते हो, इतना एमपीए है ना। अच्छा, अब ये यहां से जो लाइन आएगी वो इस पॉइंट से पक्का पास करेगी, वो पक्का इस पॉइंट से पास करेगा। और ये पॉइंट क्या है, 0.003, 500, ये है कि नहीं है, ये पॉइंट है। क्या आप एक ऐसी इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते, सिग्मा इक्वल्स टू क्या आप एक ऐसी लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते जो इस पॉइंट से पास कर रही हो, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, mx प्लस सी, ठीक है। अब m आपको पता है, ठीक, y क्या है, सिग्मा, m आपको पता है, m आपको पता है, ठीक है। x क्या है, x की जगह पे है एप्सिलॉन, और इंटरसेप्ट आपको निकालना है, क्योंकि इसका स्लोप तो वही है जो इसका है। इंटरसेप्ट कैसे निकाल लोगे, ये भैया ये पॉइंट यहाँ में पुट कर दो, तो मुझे सिग्मा और इसमें रिलेशन आ जाएगा, जरा बताओ कितना आया। ये पॉइंट पुट करके सी का वैल्यू बताओ। अब ध्यान से देखना, जब मैं अनलोडिंग करूंगा तो ये पाथ रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे इस पॉइंट पे क्या जीरो है, इस पॉइंट पे स्ट्रेस जीरो है, तो ये निकालो, ये तुम्हारा हो जाएगा इतना इलास्टिक रिकवरी, ठीक है ना, रिकवरी, और ये हो जाएगा परमानेंट स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जीरो पुट करके स्ट्रेन निकाल लो, है ना। यहां पे स्ट्रेस जीरो होगा ना, ये तुम्हारा परमानेंट स्ट्रेन है, परमानेंट स्ट्रेन। पुट स्ट्रेस इक्वल्स टू 0, फाइंड आउट द वैल्यू, दैट विल बी परमानेंट स्ट्रेन। अच्छा, टोटल स्ट्रेन इज नथिंग बट परमानेंट स्ट्रेन प्लस इलास्टिक रिकवरी। तो इलास्टिक रिकवरी कितना आ जाएगा,
ठीक, ठीक है ना। ये सही वैल्यू निकाला है ना। अब परमानेंट एलोंगेशन क्या होगा, यहां प्लास्टिक स्ट्रेन से निकाल लो। प्लास्टिक स्ट्रेन से परमानेंट एलोंगेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो परमानेंट एलोंगेशन कितना होगा बताओ। सिर्फ यही सही है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, देखो एक काम गड़बड़ हो गया। इसमें एक मिस्टेक हो गया, हमने अनलोडिंग यहां से कर दिया है। अब हमें पहले ढूंढना पड़ेगा स्ट्रेस कहाँ है। तो मेथड सही है, पहले तुम्हें स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। हमने अनलोडिंग यहां से कर दिया एंड पे, कोई जरूरी नहीं है कि अनलोडिंग वहां से हो, ठीक है ना। देखो यहां लोड कितना दे रखा है, पहले स्ट्रेस निकालो। 150 किलो न्यूटन है ना, 10⁻³ डिवाइड बाई एरिया, कितने मेगा पास्कल आएगा। तो जो आपका स्ट्रेस है ना, इतना लोड लगा हुआ है, हमने एंड से उसको अनलोडिंग कर दिया। दैट इज अ मिस्टेक वी हैव डन। बताओ स्ट्रेस कितने मेगा पास्कल आ रहा है। हमने 500 से अनलोडिंग कर दिया है ना। $477.464। हाँ मैं नहीं, वो तो बात निकला, ठीक है। अब यहां से देखो कि पहले स्ट्रेन कितना है, यहां से देखो कि स्ट्रेन कितना है। अब इस कर्व पे जाओ, ठीक है ना। तो बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ऑल यू हैव टू डू इज, हाँ आप यहां पे देखो कि इसके लिए स्ट्रेन कितना है। लीनियर इंटरपोलेशन कर लो, लीनियर इंटरपोलेशन कर लो, देखो स्ट्रेन कितना है। ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि एंड पे है। स्ट्रेन बताओ कितना है। मैं थोड़ी देर दूँ दादा, उन्हें आधे घंटे बाद ब्रेक हो। इंटरपोलेशन से निकल आएगा ना, यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन पता है और यहाँ पे पता है, तो बीच में निकल आएगा ना कि स्ट्रेस का वैल्यू 477 है। तो
सही से निकालो मानिक। लीनियर इंटरपोलेशन नहीं आता है? नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते। रजत देखो, रजत ने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। अगर इससे नीचे होते, 450 से कम होता तो सिग्मा बाई ई लगा सकते थे। वो तो यहीं तक वैलिड है ना, उसके बाद थोड़ी ना वैलिड है। डाया 20 है। अरे यार चेक कर लो एक बार, ऐसा मत करो। अरे शट यार, क्या हो रहा है भाई इस क्वेश्चन में? फिर गड़बड़ हुआ। ढंग से एक बार कैलकुलेट कर लो यार। कितना आएगा? ठीक है, अब ये लीनियर इंटरपोलेशन कर लो। देखो ऐसे कर सकते हो, अगर नहीं करना आ रहा है तो मैं यहां बता दे रहा हूं। देखो स्लोप निकाल लो, तो आपको क्या क्या वैल्यू दिया है? 500, 450, 0.03 पॉइंट, हाँ आपको स्ट्रेन लिखना है, ठीक है। आपको स्ट्रेन लिखना है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू जो कि तुम्हारी 0.00225 है, यही है इनिशियल वैल्यू, प्लस देखो चेक कर लो, यही है 0.00225 प्लस स्लोप कितना आएगा? देखो 500 वो वैल्यू है, 450 ये है, ठीक है। 0.03 वो है। अब ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अभी मल्टीप्लाई कर दो, कितने से मल्टीप्लाई करना? जो स्ट्रेन, उल्टा लिख दिया ना, स्ट्रेन ऊपर होगा ना। स्लोप क्या है? 500 माइनस 450। इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देना किससे? 500 माइनस 470 कितना है? 477.46, ठीक है। यहां से स्ट्रेन निकालो, कितना आएगा? स्ट्रेन बताओ कितना आएगा जो वाला? ठीक, अब देखो पॉइंट क्या आएगा? पॉइंट यहां जो लिया है, देखो ये नहीं आएगा। ये एक बार चेक कर लो कि स्ट्रेन सही है, जो स्ट्रेन आ रहा है वो सही है।
हाँ, पॉइंट होगा 0.0174947.46 ये पुट करो और यहां से कांस्टेंट का वैल्यू निकालो, यहां से कांस्टेंट का वैल्यू सी का वैल्यू निकालो। जो लोग भी नए आए हैं ठेंगा दिखाओ खटाखट, 200 ठेंगा करना है खटाखट। हाँ, स्लोप तो इक्वल है ना, स्लोप तो इतना ही है ना, स्लोप तो इतना ही है। ठीक है, अब स्ट्रेन निकालो कितना आएगा, अब प्लास्टिक स्ट्रेन निकालो कितना आएगा। स्ट्रेस जीरो करके प्लास्टिक स्ट्रेन बताओ, प्लास्टिक स्ट्रेन बताओ कितना आएगा। इलास्टिक रिकवरी कितना आएगा, ये सही है, इलास्टिक रिकवरी सही है ना, परमानेंट स्ट्रेन सही है कि नहीं सही है, इलास्टिक रिकवरी सही है, परमानेंट स्ट्रेन नहीं सही है। अच्छा, चेंज इन लेंथ यहाँ से निकालो, कोई डाउट हो तो बता दो, अभी बता देंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट ये बहुत सही क्वेश्चन है। ABD ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो लोग पहले से नहीं करे रहोगे तो नहीं कर पाओगे। इसमें क्या क्या डाउट है ये बता दो।
इसमें क्या क्या डाउट है ये बता दो, एक बार कमेंट्स में डाउट लिख दो। एक इनको रिकवरी ग्राफ नहीं क्लियर है, और रिकवरी ग्राफ नहीं क्लियर है, और बाकी सब क्लियर है। रेस्ट एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, चलो रिकवरी ग्राफ समझा देते हैं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। मोस्टली जिन लोगों ने लॉलीपॉप खाया होगा उनको रिकवरी ग्राफ में दिक्कत होगा। देखो, अब रुक जा यार, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, कह लो इलास्टिक लिमिट कह लो, या अपर यील्ड पॉइंट कह लो, एक ही चीज है। ठीक है। अब देखो, आप लोडिंग करते जा रहे हो, आप स्पेसिमेन को लोड करते जा रहे हो, ये स्पेसिमेन है, आप पी का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो। ओके, तो ये क्या होता है, ग्राफ मूव करता जाएगा इधर को, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये लोड करते जा रहे हो आप। अचानक से आपका मन बना यार अब नहीं लोड करता हूँ, ऐसा करता हूँ, अब लोडिंग नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ, मन नहीं कर रहा है। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपने कर्व को छोड़ दिया, अनलोड कर दिया, यहां पहुंचने के बाद छोड़ दिया, तो ये वापस इसी पाथ पे आएगा। और ऐसा कब तक होगा, अगर आपने ये पॉइंट इलास्टिक पॉइंट को क्रॉस नहीं किया। ये तीनों एक ही होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। तो हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि भैया देखो, अगर आप अनलोडिंग कर रहे हो, इफ, ध्यान से देखना, इफ अनलोडिंग इज डन, इफ अनलोडिंग इज डन on or before elastic point, then path of loading and unloading is same, then path of loading and unloading is same। ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। इसीलिए इसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं, इसीलिए इसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और एंड व्हेन लोड इज जीरो, अनलोडिंग में एंड व्हेन लोड इज जीरो स्ट्रेन विल बी जीरो, ठीक है ना। इन दिस सिचुएशन अगर आप लोड जीरो कर देते हो, है ना, लोड जीरो कर देते हो, इन दैट केस जो स्ट्रेन होगा स्पेसिमेन में वो भी जीरो हो जाएगा, स्ट्रेन इन द स्पेसिमेन विल आल्सो बी जीरो। बट एक बार आप इस रीजन के बियॉन्ड चले गए, है ना, मान लो आप यहां पे पहुंचे और अब आपका मन कर रहा है कि भाई देखो अब मेरा मन नहीं है, अब मैं इससे आगे लोडिंग नहीं करूंगा, तो अनलोडिंग कैसे होगा। तो मैं अब यहां पे हूं एंड आई हैव क्रॉस दिस अपर यील्ड पॉइंट, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन में मैं आ गया हूं, ठीक है। अब मेरा मन किया कि भाई मैं लोड कम करता हूं। अब अगर मैं लोड कम करूंगा तो पाथ ऑफ अनलोडिंग विल बी पैरेलल टू द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। देखो, इनिशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये है, इसके पैरेलल लाइन आएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका और इसका स्लोप बराबर होगा। अब ये यहां पे आके कट करेगा, यहां पे आने का मतलब स्ट्रेस जीरो है, स्ट्रेस जीरो होने का मतलब लोड जीरो है, यही ना, स्ट्रेस जीरो होने का मतलब लोड जीरो है। बट स्टिल देयर इज सम स्ट्रेन लेफ्ट इन इट, तो इसको बोलते हैं परमानेंट स्ट्रेन, ठीक। और जितना ये तुम्हारा टोटल स्ट्रेन है,
ये यहां से लेके यहां तक, ये टोटल स्ट्रेन है। और ये जितना पार्ट कम हुआ ये है तुम्हारा इलास्टिक रिकवरी। समझ में आया? तो जो स्ट्रेन स्पेसिमेन में बच जाए जब उस पर लोड 0 कर दिया जाए, वो स्ट्रेन आपका परमानेंट स्ट्रेन कहलाता है। तो ये जो लोड 0 कर देने के बाद भी जो स्ट्रेन बचा है ना, ये दिस इज योर परमानेंट स्ट्रेन, और इतना रिकवर हो गया। इसको इलास्टिक रिकवरी या कहीं कहीं स्प्रिंग बैक भी बोलते हैं। एक मिनट, लेट मी चेक। सिक्स 7 0 नंबर है ना तुम्हारा आखिरी में, ये क्लियर हो गया?